तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ू को देखो अब तरीका मिल चुका था कि इसको अपने धर्मापर्चर्स कैसे खोलने हैं। अपने पॉइज़न वगैरह जो हॉर्सशू क्रैब वगैरह था उससे मिक्स करके इसने ऐसे ज़हर बनाए थे जो कि ये जो वाटर में यानी समुद्र में रहने वाले जीव हैं, उन्हें ये अट्रैक्ट कर पा रहा था और तेज़ी से अब ब्रेक थ्रू कर पा रहा था। अब आगे समय को कोई रोक सकता नहीं है और समय आगे बढ़ते रहता है और पलक झपकते इस दौरान 20 दिन और गुजर चुके थे और जू देखो एक जगह रहता भी नहीं था। आइलैंड बदलते रहता था, 5 आइलैंड घूम चुका था और फिलहाल एक छठवें आइलैंड पे जाता है और धीरे धीरे अभी इसने 10वां धर्मापर्चर खोल चुका था। और जो पैट्रियार्स था ना वो हैरान हो जाता है। गोल्डन वज्रा वाला, देखो उन्हें 8 साल लगे थे 10 धर्मापर्चर खोलने में और ये बंदा भाई कुछ 20 दिन में खोल चुका था। इनको इतना भी पता था यार, देखो सेवन ब्लड आइज में भी इनकी थोड़ी बहुत दोस्ती थी बंदों से, एक दोस्त, तो उनको भी यार 2-3 साल लग जाते हैं। एक्सेप्शन तब होता था, ठीक है आपको फ़ायदा मिल जाता है कि वॉर हो गया, आपने बहुतों को मार दिया तो अलग बात है। और ज़ू इस समय कर क्या रहा था, ज़हर यूज़ कर रहा था और स्पेल फॉर्मेशन, उसके थ्रू इतना जल्दी-जल्दी ये तरक्की कर रहा था। और ज़ू को भी इधर पता था ये लंबे समय तक तो ये कर नहीं सकता, क्योंकि वो जो हॉर्सशू क्रैब होते हैं ना, वो कितने ही आपके पास होंगे, बहुत रेयर होते हैं क्योंकि वो। उसके अलावा इसको वो जो मोलस्क चाहिए रहते हैं, वो भी लिमिटेड थे इसके पास। और ज़ू को ये भी चिंता हो रही थी, जहाँ भी ये मारा-काटी कर रहा था, वहाँ तो लाश तो इकट्ठा हो रही थी, तो किसी का ध्यान तो पड़ सकता है ना। फिलहाल ये एक जो स्नेक नेक ड्रैगन होता है ना, उसके सोल को एक्सट्रैक्ट कर रहा था, निकाल रहा था और इसके थ्रू ये अपने 11वें धर्मापर्चर को खोल रहा था। लेकिन तभी दूर में एक और फील करता ही है और एक 300 मीटर का सी बीस्ट काफ़ी दूर में से दिखाई देता है। उसने उसके बॉडी पर जो आर्मर था या जो भी बोलो ना, वो फाउंडेशन लेवल की ऑरा एमिट कर रहा था। जैसे इसको 7 दिन पहले भी एक मिला था बीस्ट, वैसा अलग टाइप था वो हॉर्सशू क्रैब बीस्ट, लेकिन वो काफ़ी तगड़ा था, तो ज़ू पीछे भाग जाता है। मतलब वो बंदा जो था, वो बीस्ट वो प्रोफाउंड रेडियंट स्टेट में एंटर कर सकता था। वो बीस्ट थोड़ी देर के लिए ज़ू की तरफ देखता है लेकिन चला जाता है। लेकिन ये वाला जो था, इस पर ज़ू की नज़रें टिकती है और ये वाला जो बीस्ट था, जो स्पाइरल टूथ हॉर्सशू क्रैब, ये इसका चक्कर मार रहा था, इंटेलिजेंट था काफ़ी और अपनी ऑरा से ना समुद्री लहरें फेंक रहा था इसकी तरफ। और ज़ू भी तैयार था, धर्मा स्किफ को अपने एक्टिवेट करता, उसके अंदर जो गॉडलीनेस ऑरा थी और उसका जो स्नेक नेक ड्रैगन था यानी कि फॉरबिडन बीस्ट, वो भी प्रकट होता है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है इस बीस्ट की तरफ। ये बीस्ट को समझ में आ जाता है और ये भागने लगता है। और ज़ू क्यों खुश होता है, क्योंकि ये वाला जो बीस्ट था, ये प्रोफाउंड स्टेट में एंटर नहीं कर पा रहा था, कर सकता था फिलहाल, मतलब उतना स्ट्रांग नहीं था, तो इसके पास मौका है इसको निपटाने का। और ज़ू के एक अटैक को वो काउंटर भी कर देता। उसका जो डिफेंस था ना, आर्मर्ड मैकरेल, उस पर ज़ू के भी अटैक के कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ते और वो बीस्ट भी काफ़ी गुस्से में देखता है इस दौरान। अब ज़ू का इस दौरान जो सरिया था बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, ब्लूइश ऑरा चमक रही थी ज़हर से, क्योंकि वो मिक्स था। ऐसा लग रहा था कि ये जो सरिया है उसके आर्मर को हिट करेगा, लेकिन नहीं, सरिया अचानक से घूमने लगता है और इस बीस्ट के आँख पर हिट करता है और गुस्से में ये बीस्ट बहुत सारे ना धर्मा फोर्स वाले अटैक करता है। अब ज़ू क्या करता है ना, उसके बॉडी से ब्लैक फ्लेम्स निकल राइट हैंड के थ्रू होते हुए और डैगर में बदल जाती। ये इसके कल्टीवेशन का कमाल था, जो बेल फायर सोल सोलविंग स्क्रिप्चर को ये प्रैक्टिस करता था और ये जो टेक्निक ये यूज़ कर रहा था, बेल ब्लेड कह सकते हो उससे। तो इसका ये जो अटैक था ज़ू का, क्योंकि उसमें फायर भी था, तो उस सामने वाले बीस्ट के जो डिफेंसेस थे उससे चलाने लगता है और ज़ू इसके बाद रुकता नहीं, अपना जो परछाई था वो भी आगे भेजता है इस फिश की तरफ। लेकिन वो बीस्ट भी खतरनाक था भाई, वो अपने आर्मर को थोड़ा मेटालिक टाइप बदल लेता है और ज़ू की तरफ चार्ज करता है, पूंछ से एक अटैक मारता है और उसके बावजूद वो रुकता नहीं है, मुंह खोलता है और कुछ मोती जैसा, काले मोती जैसा फेंक के मारता है। मोती के अंदर जो ऑरा फील हो रही थी ना, लाशों की, मतलब इंसानी लाशों की, कुछ जानवरों की, ऐसी फील हो रही थी और उसमें से वही जो लोग थे जो मरे थे, उनके हाथ ऐसा प्रकट होने लगते हैं। अब ज़ू देखता है जब, तो उसके पीछे ड्रॉट डीमन प्रकट होता है और साथ में इसका जो स्नेक नेक ड्रैगन था, अब अपन उसको आगे से ड्रैगन ही बोलेंगे, वो भी कूदता है उस मोती की तरफ और सीधा मोती को निगल जाता है ड्रैगन। और मोती अंदर से निकलने को देख रहा था, लेकिन ड्रैगन रुकता नहीं, मुंह बंद करके रखता है। और वो जो ड्रैगन भी था ज़ू का, वो मैजिकल टेक्निक का मैनिफेस्टेशन था और ज़ू इस दौरान वो जो फिश ने अपने आसपास एक मेटालिक डिफेंस बनाया था उस तरफ चार्ज करता है अपने डैगर के साथ। अब जो मछली थी उसको समझ में आ जाता है और वो अंदर जाने को देखती है समुद्र के, लेकिन ज़ू की जो परछाई थी ना वो 2 भागों में बँट जाती है, एक आइलैंड की तरफ और दूसरा इस फिश को घेरने लगती है। और ज़ू तब तक इस मछली की आँख में दोबारा से डैगर मारता है। राइट हैंड में ना पूरा धर्मापर्चर की फोर्स फोकस करता है, जो कि फायर के साथ निकल रही थी, जिसके थ्रू ये क्या करता है ना, जैसे हाथ से टच करता है उस फिश को, तो सोल पावर उस पर एब्जॉर्ब करने लगता है। बस समझ लो ज़ू भी हॉल ऑफ सोल की जैसा ही है। लेकिन तभी जब ये ऑरा एब्जॉर्ब कर रहा था ना, तो इसकी तरफ बहुत सारे अटैक्स पड़ते हैं अचानक से, तलवारों वाले। अब ज़ू खतरा फील करता है और ये अटैक्स वैसे थे
कि ज़ू बच नहीं सकता था। मतलब जिसने भी अटैक किया था वो बस फिश पे अटैक नहीं कर रहा था। उसका ये था कि ज़ू को कुछ भी हो उसको क्या करना है। पीछे हटते-हटते ज़ू अपने ब्लैक फ्लेम्स के थ्रू इन्हें ब्लॉक करता है, जो अटैक इसकी तरफ थे। अब क्योंकि ज़ू ने फिश के देखो डिफेंसेस तोड़ दिए थे, तो फिश कई भागों में बँट जाती उस तलवार के अटैक की वज़ह से। मछली तो मर चुकी थी, ज़ू भी पीछे हट चुका था। मछली का लाश पानी में तैर रहा था और देखता है दूर से एक बंदा ब्रॉन्ज़ स्वॉर्ड मतलब तांबे जैसा कुछ तो दिख रहा था। उस पर ने मतलब खड़ा था और बहुत तेज़ी से इधर बढ़ रहा था और उसका टाउ स्ट्रोब क्रिम्सन कलर का था, तो वो दिखाता था कि वो फर्स्ट पिक का डिसाइपल है, जिससे ज़ू मिला भी था और फिर से वो शायरी मारता है ज़ू की तरफ देख के। इधर ज़ू देखता है कि जो स्नेक ने एक ड्रैगन के अंदर में मोती था ना, वो धीरे-धीरे शांत होने लगता है और जो फिश थी उसका 40% सोल पावर ही इसने एब्ज़ॉर्ब किया था। जितना भी था वो एब्ज़ॉर्ब करके ज़ू अपने 11वें अपर्चर को खोल चुका था। उसके बाद उस बंदे की तरफ देखता है, फर्स्ट पिक डिसाइपल की तरफ, जो कि यहाँ से निकल चुका था। अब ज़ू का किलिंग इंटेंट बढ़ता है क्योंकि उस बंदे के पास भी लाइफ फ्लेम तो था नहीं, यानी कि 30 धर्म अपर्चर उसने खोले तो थे नहीं और गॉडलीनेस की ऑरा यूज़ करके उस फर्स्ट पिक डिसाइपल की तरफ एक अटैक बढ़ाता है। अब जब वो फर्स्ट पिक डिसाइपल देखता है तो कुछ मैजिकल टेक्निक यूज़ करता है और उसका जो तलवार था ना बेसिकली वो इस गॉडली अटैक को ब्लॉक करने लगता है। लेकिन फिर भी उसकी तलवार मतलब तलवार का एक मैजिकल इनकांटेशन था, शैडो सा बनता है। लेकिन ज़ू का अटैक उसके तलवार की इनकांटेशन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। उस बंदे के होंठ से ब्लड आने लगते हैं और 300 मीटर पीछे जाता है। उसकी आँखों में भी किलिंग इंटेंट आता है। फिर से वो कुछ तो शायरी मारता है। ज़ू कुछ समझता भी नहीं उसका क्या मतलब है। बस उसका किलिंग इंटेंट ज़ू का और बढ़ जाता है। तेज़ी से आगे बढ़ता है इस बंदे की तरफ डैगर लेकर के कि इसका गला ही निकाल देता हूँ। क्योंकि जैसा आपको पता है ज़ू के अपने सिद्धांत हैं। और उसका जो तलवार था ना मतलब डैगर जो था उसमें डार्क फ्लेम्स भी जल रहे थे, जिसे ज़ू आगे बढ़ाता है। उस दौरान फर्स्ट पिक डिसाइपल का वो जो स्वॉर्ड शैडो था वो तो कोलैप्स कर गया था। लेकिन एक दूसरा स्वॉर्ड जैसा प्रकट होता है जो इस अटैक को ब्लॉक करता है। बट ज़ू रुकता नहीं है। पीछे में इसका ड्रॉट डीमन प्रकट होता है और एक पंच भी मारता है। अब ये फर्स्ट पिक डिसाइपल थोड़ा पीछे हटता है। फिर से एक इनकांटेशन टेक्निक यूज़ करता है। लेकिन तभी ज़ू की जो परछाई थी वो भी बढ़ चुकी थी। उसके कलाइयों को बाँधने लगती और इतना समय तो ज़ू के लिए काफ़ी था। इसका जो मुक्का था उस बंदे के इल्यूजनरी स्वॉर्ड पे लगता है। स्वॉर्ड एक्सप्लोड कर जाता है। उसका अटैक उस बंदे पर लगता है। उसके मुँह से खून आने लगता है। मानो कटी हुई पतंग के समान काफ़ी दूर जाके गिरता है। खुद को स्टेबल करता है। जब तक स्टेबल करता है ना समुद्र के अंदर से एक ड्रैगन निकलता है। ऊपर से एक हेवनली सेबर वाला अटैक प्रकट होता है। बंदे की फट जाती है। उसके बॉडी से एक अलग लाइफ फोर्स निकलता है। कुछ-कुछ प्रोफाउंड स्टेट के जैसा ही। और वो ऑरा ना जो स्नेक नेक ड्रैगन था उसको टुकड़ों में काट देता है। लेकिन ड्रैगन फिर से बन जाता है लेकिन थोड़ा डैमेज हो चुका था। इधर हेवनली सेबर का अटैक आगे बढ़ रहा था और उसको टच भी करता है बंदे को। तो इसको 2 भागों में तो वो अटैक नहीं काट पाता है। लेकिन इस बंदे को फिर भी 300 मीटर पीछे हटना पड़ता है और ये फिर से इसके मुँह से खून आने लगता है। ज़ू को ये समझ में आता है कि इस बंदे के पास कुछ तो ऐसी टेक्निक है जो कि थोड़ा-थोड़ा ना प्रोफाउंड स्टेट के जैसा काम करती है, लेकिन अलग भी थी। कुछ ऐसा टेक्निक होगा जो कि प्रोफाउंड स्टेट को समझ के बनाया गया है। डिराइव्ड वर्ज़न बोल सकते हो। और ज़ू का जो मतलब डिडक्शन था वो सही था। बंदा पीछे हट चुका था, ज़ू पर उसकी नज़रें फ़ोकस थी और उसके अंदर भी अब बैटल करने का पूरा डिज़ायर जग रहा था। उसको पहले लगा कि ज़ू को जान के क्या करूँगा मतलब इस बंदे को। ये बंदा जो था ना, फर्स्ट जो पीक लॉर्ड है ना, उनका फाइनल डिसाइपल है। उनका 9वाँ 9th हाइनेस इसको आप कह सकते हो फर्स्ट पीक का। लंबे समय बाद ऐसा कुछ हो रहा था इसके साथ कि कोई मतलब 7 ब्लड का ही बंदा इसको बैटल में ऐसा कर पाए, इतना इंजर्ड कर पाए। अब अपने पहले खून को पोंछता है और अपनी ऑरा से ना 30 ऐसे तलवारें बनाता है। अलग फॉर्मेशन में वो बदल जाते हैं। खतरनाक स्वॉर्ड एनर्जी थी। तलवार भी आगे बढ़ते हैं और ये बंदा भी मानो तलवार की तरह ज़ू की तरफ आगे बढ़ता है। ज़ू को फ़र्क नहीं पड़ता। अब अपने हाथ को ऐसे लहराता है ना तो 11 धर्मापर्चर में क्योंकि ब्लैक फायर्स हैं वो मानो जाग जाते हैं। ज़ू की पूरी बॉडी फ्लेम से मानो जलने लगती है। बहुत सारे इल्यूजनरी फ्लेम डैगर्स बनते हैं। अब ज़ू के ये जो फ्लेम डैगर्स थे उस बंदे की जो तलवारें थे उनसे टकराते हैं। तो ज़ू के जो डैगर्स थे वो तो कोलैप्स कर जाते हैं और ज़ू की बॉडी के आसपास जो फ्लेम था वो भी थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन फर्स्ट पिक डिसाइपल के भी पूरे तलवार खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं। 3 बार वो बंदा खून की उल्टी करता है। ज़ू को भी थोड़ी इंजरीज होती है। लेकिन क्योंकि देखो ज़ू का बॉडी कल्टीवेशन भी है और थर्मा बॉडी भी है तो उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये फर्स्ट पिक डिसाइपल भी खतरनाक था। वो फिर से बहुत सारे तलवारों की ऑरा प्रकट करता है और ज़ू की तरफ चार्ज करता है। जैसे फर्स्ट पिक डिसाइपल जब आगे बढ़ता है ना तो अपने माथे को ऐसा टच करता है उँगली से तो वहाँ पे सन जैसा कुछ तो बन जाता है। क्योंकि ज़ू ने एक पानी वाला हैंड अटैक किया था। मतलब एक हाथ जो कि पानी का बना हुआ था बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। तो इस बंदे का ये जो सन बनता है माथे पे उसमें से एक ऑरा निकलती है जो कि ज़ू के इस आते हुए अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगती है। लेकिन फिर भी दोनों पीछे नहीं हटते और ज़ू क्या करता है अपने माथे से इस बंदे के माथे पर मारता है। ज़ू को भी थोड़ा ब्लड आता है इसके मुँह से लेकिन उस बंदे का जो खोपड़ी था ना वो पूरा खूनो-खून हो जाता है। ज़ू उसका फिर से पीछा करने लगा था। लेकिन तभी एक ऑरा फ़ील करता है। ये जो भी तलवारें टूटी थी ना अचानक से
पानी के अंदर से फिर से बाहर निकलता है और ज़ू को ऐसा घेरने लगती है। फर्स्ट पिक डिसाइपल इस दौरान थोड़ा शांत होता है, थोड़े साँस को अपने थामता है। देखो खुद को तो वो स्ट्रॉन्ग समझता था फर्स्ट पिक डिसाइपल, क्योंकि यार फर्स्ट पिक के जो पीक लॉर्ड हैं उनका 9वाँ डिसाइपल है, डायरेक्ट डिसाइपल। और उसके मास्टर ने कहा भी था, मतलब फर्स्ट पिक मास्टर ने, कि तुम स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे हो फाउंडेशन लेवल में बिना रेडियंस स्टेट के, मतलब एटलीस्ट पूरे हिस्ट्री में फर्स्ट पिक के। लेकिन अब इसे समझ में आ रहा था कि यार, लेकिन फिर भी देखो ये हार मानने को तो तैयार नहीं था। फिर से कुछ तो शायरी मारता है। ज़ू भी इस दौरान एक सेकंड गॉडली अटैक करता है अपने धर्मास्केप से और आगे बढ़ता है। अब फर्स्ट पिक डिसाइपल जेड टैलिस्मैन निकालता है, जिसे एक्सप्लोड करवा देता, तो बहुत सारे ना सोल शैडोज होती है, मतलब आत्मों की परछाइयाँ, वो प्रकट होती है। ये वो थे जिसे इस बंदे ने मारा था, सी बीस्ट की औरत थी बेसिकली, ये उनकी परछाइयाँ थी। इसने स्पेशल सीलिंग मेथड से इन्हें पकड़ के रखा था, इनके ऑरा एब्जॉर्ब करने के बाद भी। फिर से कोई तो एक टेक्निक यूज करता है अपना ही ब्लड यूज करके, तो उसकी बॉडी हल्की लाल होने लगती है और एक खूनी लाल तलवार प्रकट होती है जो कि ज़ू की तरफ बढ़ती है। ज़ू इस बार खतरा फील करता है लेकिन पीछे नहीं हटता। 11वां धर्मा अपर्चर के पावर को रिलीज करता है। देखो क्योंकि इसका जो सी वाला एरिया था, स्पिरिचुअल सी वाला, वो 1500 मीटर था, तो 11वां धर्मा अपर्चर में 1500 मीटर के सी ऑफ फायर बनते हैं। टोटल मिला दोगे तो 16,500 मीटर का फायर की ओरा, मानो समुद्री आग प्रकट होती है और जाके टकराती है उस ब्लडी स्वॉर्ड से। अब लेकिन जब टकराते हैं तो ज़ू का जो ये फायर हो रहा था धीरे धीरे गायब होने लगता है। साथ में उस डिसाइपल का भी तलवार की ओर कोलैप्स करने लगती है। 10 सेकंड के बराबर में समझ लो उस बंदे की तो तलवार पूरी तरह से कोलैप्स कर जाती है और वो काफी पीछे जाके गिरता है। लेकिन ज़ू का जो ये स्पिरिचुअल सी था फायर वाला, वो एक मुक्के में बदल जाता है और आगे बढ़ता है। और उधर वो बंदा खून की उल्टी कर रहा, तो उसे लगता है भाई सिचुएशन काफी हाथ से निकल रहा है, तो वो एक मोती जैसा कुछ तो निकालता है और वो औरा बेसिकली मोती वाली औरा ज़ू के अटैक को ब्लॉक करती है। ये बंदा भागने लगता है। इस दौरान उसे एक चीज तो समझ में आता है कि वो इस बंदे को नहीं हरा सकता, और दूसरी बात कि इस बंदे का स्पिरिचुअल सी कितना तगड़ा है, 7th पीक के डिसाइपल का। इसे लगता है कि ज़ू की जो भी औरा है, एग्जैक्ट तो नहीं पता था इसको, वो लाइफ फ्लेम के आसपास है। अब इसको लगता है कि ये भाग जाएगा, लेकिन तभी पानी से एक परछाई निकलती, उसके पैर को बांध लेती और तभी एक सरिया बहुत तेजी से इसके गले की तरफ पड़ता है। जैसे सरिया हिट करने वाला था ना, मतलब हिट कर भी देता है, लेकिन ये बंदा परछाई को भी अचंभित कर देता है। को ये तेल के समान गलने सा लगता है। लेकिन फर्स्ट पिक डिसाइपल चलो यहाँ से बच तो जाता है, क्योंकि उसने एक टेक्निक यूज किया था जेट पेंडेंट वाला, जो उसके गले में था वो फूट जाता है। ये इसका मास्टर ने दिया था और अब तो इसकी और फट जाती है और तेजी से भागता है भाई ये। लेकिन ज़ू अपने धर्मास्केप के साथ बहुत तेजी से इसे फॉलो करता है और ज़ू के हिसाब से जितने भी अपोनेंट इसे मिले थे फाउंडेशन लेवल में इसके दुश्मन, ये बंदा सबसे स्ट्रॉन्ग। कैप्टन को छोड़ दो तो, क्योंकि कैप्टन तो प्रोफाउंड स्टेट में पहुंच चुके हैं। अब ज़ू ने क्योंकि इसके तलवार को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था ना, तो तलवार पे जब ये बैठ के चलता था बंदा तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती थी, लेकिन अब उतनी तो नहीं थी। और ज़ू के लिए आसान था क्योंकि उसके पास उसका धर्मास्केप भी था। और देखो ये इसका पीछा भी कर सकता है और आराम से नाव के ऊपर बैठ के अपने को हील भी कर लेगा उस दौरान तक। 2 घंटे उस दौरान बीत जाते हैं और वो जो फर्स्ट पीक डिसाइपल था ना, उसकी अब फटी पड़ी थी। लेकिन देखो ज़ू का क्लियर था कि उसे इस बंदे को तो मारना है, तो वो गॉडलीनेस की ऑरा फिर से यूज करने वाला था। और एक इस अटैक में ना वो बंदा फिर से बच तो जाता है कुछ और एक टालिस्मैन यूज करके, लेकिन फिर से खून की उल्टी करता है। लेकिन ज़ू पीछा छोड़ता नहीं है। धीरे धीरे सूर्यास्त का समय होने लगता है। अब ज़ू अपनी स्पीड बढ़ाता है। अब गॉडलीनेस के ऑरा को छोड़ करके वो सोचता है कि क्लोज जाके इसको निपटाता हूँ। फिर से ऑरा लहराता ही अपनी, तो स्नेक नेक ड्रैगन इसका प्रकट हो अचानक से आगे में, जो कि फर्स्ट पिक डिसाइपल के रास्ते को ब्लॉक कर देता है और सरिया को फिर से उस बंदे की तरफ खींचता है। और पैट्रियार्च भी काफी खुश था कि माय लॉर्ड, हमें इस बंदे को डिस्ट्रॉय तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है बहुत सारी पुरानी किताबों में कि ऐसे लोग सही नहीं होते। ये फर्स्ट पीक का है, लाइफ फ्लेम तो नहीं बना इसका, लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग है। शायद ये हाइनेस भी हो सकता है, मतलब कि फर्स्ट पीक लॉर्ड का मेन डिसाइपल। एक तो ये अलग अजीब बात करता है। ऐसे बंदे होते हैं मेन कैरेक्टर, लेकिन आपके सामने ये मेन कैरेक्टर नहीं। पहली बात तो हमें इतना पीटना चाहिए कि पहले ये इंसानों की तरह बात करे। और फिलहाल अपना पैट्रियार्च बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि सरिया के अंदर तो पैट्रियार्च ही था। उसका ये था कि इसको मैं निपटा देता हूँ, ऐसा ना कि ये बच जाए, मास्टर भी इसको कुछ बना ले, नहीं तो ये फिंडिस ज़ू इसको भी यूज करेगा। अब ये चीजें देख करके ना फर्स्ट पिक डिसाइपल क्या करता, बहुत सारे टालिस्मैन अपने एक्सप्लोर कराते जाते हैं और ज़ू का जो हेवनली सेबर का अटैक था और स्नेक नेक ड्रैगन था, उन्हें ये काउंटर करता है और भागते रहता है। और इस मौके का फायदा उठाता है अपना पैट्रियार्च, उसके हाथ की तरफ बढ़ता है अटैक करने के लिए। लेकिन इस दौरान वो जो डिसाइपल था, मतलब पैट्रियार्च, उसके हाथ में धंस जाता है। वो अपने ब्लड को यूज करके सरिया को ही चलाने लगता है। पैट्रियार्च भागने को देखता है एक सीलिंग मार्क मतलब कि एक्टिवेट करके। इस दौरान मौके का फायदा उठा करके फर्स्ट पिक डिसाइपल भी भाग ही रहा था, लेकिन ज़ू अब प्रकट होता। ज़ू के बॉडी से ब्लैक फायर निकल रहे थे कि फर्स्ट डिसाइपल को घेरने लगा, मतलब फ्लेम जल रहा था, मतलब ज़ू इसके सोल को निकालने वाला था। और उसको समझ में आ चुका था कि भाई ये बंदा कितना ब्रूटल है। फिर से कुछ तो शायरी मारता है वो। ज़ू को पता तो नहीं था उसका मतलब क्या होता है। बंदा भागता है वो,
तो ज़ू उसकी तरफ फुल फ़ोर्स के साथ अपने फ्लेम्स के साथ अटैक करता है। अब मैटर बहुत बड़ा हो चुका था, बंदे की फटी पड़ी थी। वो एक ब्लैक स्टैच्यू जैसा कुछ तो निकालता है, उसे फेंकता है ना मतलब तो एक इंसान की छाया प्रकट होती है और वो ज़ू के ब्लैक फ्लेम्स के अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। ऑरा इतनी फ़ियर्स थी कि ज़ू काफ़ी पीछे जाके गिरता है। खुद को स्टेबल करता है, खून आ रहा था इसके मुँह से भी। इधर पैट्रियार्च फिर से अपने सरिया में वापस आ चुका था कि माय लॉर्ड इसके पास बहुत सारे ट्रिक्स हैं, इसको ज़हर दे देते हैं। जो बोलता है मैं पहले ही दे चुका हूँ। उधर फर्स्ट पिक डिसाइपल जो कि भाग रहा था, खून की उल्टी करने लगता है, काले खून की, क्योंकि उसकी एनर्जी और ब्लड अब अनस्टेबल हो रहे थे। अब ये कुछ एंटीडोट खाता है लेकिन वो काम नहीं कर रहे थे, इसकी हालत खराब होती जाती। कॉमन एंटीडोट पिल तो काम नहीं करेंगे क्योंकि ज़ू ने ऐसा ज़हर बनाया था। फिलहाल वो बंदा एक सीक्रेट टेक्निक से अपने ज़हर को सप्रेस करता है। तो समझ में नहीं आ रहा था कि हम सेम सेक्स से ऐसा ये क्यों कर रहा है? बस मैंने यही तो किया था, वो फाउंडेशन बीस्ट का कुछ हिस्सा स्नैच किया था। उसके लिए लाइफ और डेथ बैटल करना। फिर से वो कुछ तो शायरी मारता है, ज़ू इग्नोर करता है और ये सोचता है कि मैं इससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बात नहीं कर रहा है। 7th पीक वाला बंदा। फिर वो बता भी देता है कि वो कौन है, कहाँ से आया, शायराना अंदाज में ही। समय इस दौरान निकलते जाता है। इस बंदे को का पीछा करते हुए ज़ू को भी 2 दिन 3 रात बीत चुके थे और बीच-बीच में इनका बैटल होते रहता था। ज़हर को बंदा न्यूट्रलाइज़ तो कर रहा था एक अलग टेक्निक से। पैट्रियार्च को लग रहा था यार ये बंदा भाग रहा है और ये समझता था पैट्रियार्च कि ये बंदा भाग के तो बच नहीं सकता है क्योंकि इसकी मुलाकात हो गई है दैत्य गुरु ज़ू किंग से जो किसी को छोड़ता नहीं। फर्स्ट वीक के बाल डिसेबल के बाल बिखर चुके थे। खून भी काफ़ी उसने लॉस किया था, तो चेहरा भी एकदम अलग ही सूखा हुआ दिख रहा था। इतना खतरनाक बंदे से कभी मिला नहीं। फिर से कुछ मतलब पिल्स-विल्स फेंकता है जिससे कि बहुत सारी आत्माएँ प्रकट होती, ताकि ज़ू को उसमें टाइम लगे और ये आगे भागता रहे। फिर से एक शायरी मारता है कुछ कि जहाँ पानी मिलती है ज़मीन से, चाँद ऊपर चमकता है। अब ये जो सोल्स ये बंदे ने फेंके थे ना, ज़ू क्या करता है उन्हें अपने ब्लैक फ्लेम्स के थ्रू एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और इसके थ्रू इन पावर्स को अपने 12वें धर्मापर्चर की तरफ भेजने लगता है, जिसकी वजह से आधा उन्हें खोल पाता है। तो ये इस बंदे के पीछे लगा रहता है। वो समझाने की कोशिश करता है बंदा कि हम सेम साइड में हैं, बट ज़ू को समझ में भी नहीं आता है और क्योंकि वो बंदा सीधा-सीधा देखो बोल नहीं रहा था। 1 दिन और 1 रात और गुज़र जाते हैं। वो बंदे की जितनी आत्माएँ थी ना, जो ये यूज़ कर रहा था, वो भी अब खत्म हो चुकी थी और ज़ू अब तक इसके थ्रू भी 13वां धर्मापर्चर खोल चुका था और इस डिसाइपल को तो मानो तारे दिखने लगे थे दिन में ही। ज़हर की वजह से और कमज़ोर हो चुका था। अब लगातार पीछा कर रहा था ज़ू इसका, लेकिन अभी भी ये बंदा सेक्ट से दूर था। अभी भी 5 दिन इसे लगेंगे सेक्ट तक पहुँचने में। इसने वॉइस मैसेजेस भेजने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो पहुँच नहीं पाए थे क्योंकि सेक्ट से बहुत दूर था। लेकिन तभी आसमान में थोड़ी बिजलियाँ कड़कने लग आसमान में कुछ लोग उड़ते हुए दिखते। खतरनाक मानो बैटल हो रहा। सामने में 2 ग्रुप दिखाई देते। कल्टीवेशन उनका पहचान पाना मुश्किल था। उनके अटैक से ना खतरनाक लेवल के शॉक वेव प्रकट हो रहे थे और उनके ऑरा की वजह से ना ये बंदा खून की उल्टी करने लगा और ज़ू का भी सेम हाल होता है। मतलब बहुत पावरफुल थे। ज़ू के हिसाब से तो वो 3rd एल्डर जो हैं इसके 7th पिक के, उनसे बहुत पावरफुल। एक बंदे के ऊपर देखता है मतलब उसके नीचे में ड्रेडनॉट था और उसे देखते ही ये समझ जाता है ये लोग कौन है। फर्स्ट पिक डिसाइपल की भी आँखों में चमक आ जाता है क्योंकि जितने भी लोग थे उनमें से एक इसके मास्टर थे और वो फिर से कुछ तो शायरी मारता है। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। और से मैं रेगुलर हो जाऊँगा क्योंकि मैं परमानेंटली शिफ्ट हो चुका हूँ बेंगलुरु में। तो तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट एकेए मुसाफिर विदा लेता हूँ।